आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने पिछले वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको काफ़ी आगे तक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। और आप सभी को पता है, और अगर आपका फर्स्ट डे है आज तो भी मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, लिखा मैंने इंग्लिश में है। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी समझ सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी मैं बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करती हूँ और हिंदी के टफ वर्ड्स भी मीनिंग उसका समझा देती हूँ। तो मेरे साथ में वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, जिससे कि मेरा एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट बारीकी से आपको क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव जगत। ठीक है, सजीव जगत में आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस, यानी कि कोशिका के कोशिकांगों में से केंद्रक। केंद्रक कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो इसे मतलब कि काफी इम्पोर्टेंट ऑर्गेन है किसका, सेल का, कौन, न्यूक्लियस। ठीक है, आइए इसकी आगे की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। मींस कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, यानी कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आप इसे स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज largest and most easily seen cell organelle within the eukaryotic cell। कहने का तात्पर्य ये है, या कहने का मतलब ये है कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट इजीली, सबसे बड़ा कोशिका का अंग केंद्रक होता है, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके भी दो पार्ट आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद में और भी जैसे लाइजोसोम्स है, प्लास्टिड्स है, ये सब हमने पढ़े। ठीक है, तो इन सभी में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनल होता है सेल का, जो सबसे बड़ा कोशिका का अंग होता है, वो कौन होता है, केंद्रक होता है। और इसे हम मोस्ट इजीली सीन, इसे हम काफी बेहद आसान तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल विद इन द यूकैरियोटिक सेल, वो भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, आपको एक चीज मैं ये बता दूं, यूकैरियोटिक सेल में यू का मीन्स होता है एकदम, मतलब कि एडवांस टाइप। ठीक है, एडवांस्ड कह सकते हैं, ठीक, या फिर डेवलप्ड। ठीक है, क्या चीज, क्या, तो न्यूक्लियस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, मैं अभी इसको यहाँ से रफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे और भी एक्सप्लेन करना है, इसके लिए यहाँ स्पेस हमारे लिए कम पड़ जाएगा। क्योंकि ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं ब्रीफली एक एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब मैंने ये सेल टाइप्स ऑफ सेल जब मैंने डिस्कस किए थे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में है। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से फुल चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कैन आई मूव फर्दर? ओके, next point is nucleus is the primary carrier of hereditary material in the cell। means कि कोशिका में जो हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? आप कहेंगे मैम ये क्या इया जैसा बना दिया, जल्दबाजी में हो जाता है। आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, प्राइमरी कैरियर यानी कि प्राथमिक वाहक। वाहक कौन होता है? एक जगह से दूसरी जगह को मटेरियल ट्रांसफर करने वाला, वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर मटेरियल को ट्रांसफर करने वाले को हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, कैरियर कहते हैं, मतलब कि वाहक। आगे की बात करें, न्यूक्लियस इज द प्राइमरी कैरियर, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है? प्राथमिक
प्राइमरी यानी कि पहला ऐसा कैरियर होता है जो क्या करता है, हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थों को क्या करता है इन द सेल, सेल में क्या करता है, उनको आनुवंशिक पदार्थों को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाता है। तभी तो कह रहा है इन द सेल, सेल के अंदर, ठीक है, पदार्थों को हेरफेर करता है, एक जगह दूसरी जगह पहुंचाता है, यही कैरियर का काम होता है। ठीक, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, एक अलग रूप है, किससे, साइटोप्लाज्म से, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर ये सेल है, इसकी ये सेल वाला, क्योंकि बात यह यूकैरियोटिक सेल की हो रही ना, तो यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है, हमने पढ़ा था, यानी कि आवरण होता है इसमें मेम्ब्रेन का, ठीक है, तो और इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल 3 लेयर्स की होती है, हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो ये इसकी हो गई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, समझ जाइएगा, सेल वॉल, सीडब्ल्यू सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन से ही ढका हुआ, एक मोटी मेम्ब्रेन से ढका हुआ, इस तरह से केंद्रक पर, जो केंद्र में है वो केंद्रक है, केंद्र मतलब एकदम सेंटर पॉइंट, एकदम मध्य में, बीच में एकदम, ठीक है, जो बीच में है एकदम सेंटर पे है वो केंद्रक है, ठीक है। और इसी केंद्रक को हमने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, ये ई और यू मिक्स हो गया, सॉरी, ठीक है। न्यूक्लियस को हिंदी में मैं केंद्रक ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, दोबारा नहीं यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है। और तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये है हमारा केंद्रक अंदर, ये वाला। इसके अलावा जो ये एक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रकीय झिल्ली, उसको हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी, वीडियो को जूम करके आप देखिएगा, केंद्रकीय झिल्ली, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। तो ये कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, वो इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, उसके मिड में होता है, यानी कि इस तरह से इसके बीच में इस तरह से भरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। इसके भी बारे में हमने ब्रीफली पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, देख लीजिएगा, तो हम एक एक 1 by 1 वीडियोस देखेंगे ना तो आपको सब मिलेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अलावा ये एक अलग फॉर्म में होता है, सेपरेट होता है। साइटोप्लाज्म ये है, केंद्रक यहाँ पे है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। मींस कि न्यूक्लियस के अंदर में एक स्फेरिकल शेप की सबसे छोटी सी बॉडी पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस तरह का ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर छोटी सी स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। तो उस स्फेरिकल बॉडी को हमने क्या कहा, न्यूक्लियोलस कहा, ठीक है। न्यूक्लियोलस को आप विस्तार कर लीजिएगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड यानी कि धागेदार संरचना, धागेदार संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर को हम हिंदी में संरचना कहते हैं, ठीक है। संरचना इन द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर इस मींस कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियोलस कैसा है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप में है। स्फेरिकल मींस कि कुछ लाइक दिस, अंडाकार संरचना कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। और जो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम की संरचना कुछ इस तरह से होती है अगर सेपरेट है तो, और अगर ये कंबाइन है, ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं पेयर, और ये एक सेंट्रियोल से इस तरह से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम की संरचना होती है। क्रोमोसोम्स को हिंदी में हम गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इसकी
बात यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो न्यूक्लियोलस के अंदर में प्रेजेंट एक संरचना है जो कि थ्रेड लाइक है, धागे की तरह है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। चलिए ये पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए। इसके बाद आता है विच कैरी जीन्स, विच मीन्स कौन, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं, यानी कि जीन्स को अपने में रखते हैं और उसको एक जगह से दूसरे सेल में यानी कि दूसरे न्यूक्लियोलस के अंदर उसमें पहुंचाते हैं। ठीक, कैरी करते हैं एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मीनिंग है यहाँ पर संतानों से, पेरेंट्स का मीनिंग है यहाँ पर जनकों से, यानी कि माता पिता से, और कौन जनक होगा। ठीक है, कैरेक्टर्स का मतलब है लक्षण से, और ट्रांसफर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना, लेकिन यहाँ पर स्थान नहीं बदल रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है लक्षण। ठीक है, आपको ट्रांसफर का मीनिंग वैसे भी पता हो, लिखने की नीड नहीं है। इनहेरिटेंस मीन्स की आनुवंशिकी या आनुवंश कह सकते हैं, आनुवंशिकी। ठीक है, हेल्प की मदद करता है। ठीक है, कैरी का मतलब ये इस पॉइंट है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं। ठीक है, जो कि जीन्स का वर्क क्या होता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को उनके ऑफस्प्रिंग्स में यानी कि उनकी संतानों में ट्रांसफर कराना। ठीक है, और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र में। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है, वन पैरेंट टू सेकेंड पैरेंट टू थर्ड पैरेंट, ऐसे करके चलती है। जीन्स इज द नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जीन्स इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सजीव प्राणियों में जो इनहेरिटेंस है, आनुवंशिकी है, उसकी इकाई होती है कौन, जीन्स। अगर मैं पूछे व्हाट इज जीन्स, तो आप कहेंगे जीन्स इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सजीव प्राणी। इट लिखने की नीड नहीं है, इतना तो हम लोग समझते ही हैं। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। दैट मीन्स कि ये जो है मीन्स क्या, जीन्स जो है ये कंट्रोल करते हैं यानी कि नियंत्रित करते हैं। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करते हैं। किसको नियंत्रित कर, नियंत्रण करने का मतलब है रोकते हैं। ठीक है, बचाव करते हैं। आइए, तो ये किसको नियंत्रित करते हैं, किसको रोकते हैं, तो जीन्स कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी आनुवंशिक लक्षण है, ठीक है, जो माता पिता से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स पे यानी उनकी संतानों में जाते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है कि लिमिटेड कैरेक्टर ही जाए, एकदम सेम ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर एकदम सेम हो जाएगा तो वो चीजें पहचान, वैरायटी कैसे बनेगी, विभिन्नताएं कैसे आएंगी फिर। ठीक है, आइए, न्यूक्लियस ऑल्सो एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी कि जो कोशिका होती है, कोशिका के लिए जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से वर्क करता है, एक कंट्रोल सेंटर बनके, यानी कि एक नियंत्रण का केंद्र बनके वो कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। एक्टिविटीज मीन्स की क्रियाकलाप, किसके, कोशिका के। ठीक है, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर का मीनिंग हो गया नियंत्रण केंद्र। ठीक है, नियंत्रण केंद्र होता है ये। कोशिका के सभी प्रकार के जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी फंक्शनिंग होती है, जो भी उसका वर्क होता है, उनको कंट्रोल करता है। कौन करता है, न्यूक्लियस, केंद्र करता है।
आई होप आपको पूरा न्यूक्लियस का ये एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं इसके एमसीक्यू बेस की, ठीक है, कि किस तरह से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, यहाँ से किस तरह से आते हैं, ठीक है। देखिए आफ्टर चैप्टर एंडिंग तो हम प्रैक्टिस सेट तो करेंगे ही, हम करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम एमसीक्यू बेस साथ में समझते चलते हैं। हर वीडियो में मैंने एमसीक्यू बेस समझाया है, तो प्लीज आप एक प्लेलिस्ट ओपन करिए, आपको पूरे चैप्टर का फुल कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से न्यूक्लियस का क्वेश्चन ये बन के आ सकता है सबसे पहला, कि जो रॉबर्ट ब्राउन है, सॉरी, कि इसकी डिस्कवरी किसने की और कब की, ठीक है। 1831 में की, किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। फिर लार्जेस्ट एंड मोस्ट इजीली सीन, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स में ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसे काफी इजीली सीन किया जा सकता है, काफी आसानी से देखा जा सकता है, और वो लार्जेस्ट भी है, सबसे बड़ा भी है, ठीक है। तो वो केंद्रक होता है, वो भी विद इन द सेल, वो सॉरी यूकैरियोटिक सेल में। मेरा मार्कर गिर गया है, कोई बात नहीं, हम अपने पॉइंट की बात करते हैं। फिर है न्यूक्लियस इज द प्राइमरी कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। तो इस तरह से आ सकता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल प्राइमरी कैरियर है किसका, हेरिडिटरी मटेरियल्स का, कोशिका के अंदर। तो वहां पे हम न्यूक्लियस क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर स्फेरिकल शेप में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो वो आ जाएगा न्यूक्लियोलस। फिर इस तरह से भी आ सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर के किस पार्ट में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, धागेनुमा संरचना में उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, इस तरह से हमने समझा। अब यहाँ से आ सकता है कि क्रोमोसोम का क्या काम होता है, तो विच कैरी जीन्स, जो कि जीन्स को कैरी करता है और मदद करता है आनुवंशिकता को आगे बढ़ाने की, एक पेरेंट से दूसरे मतलब कि पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में, उनकी संतानों में उनके लक्षणों को पहुंचाने की। तो इस तरह से हमारा सारा ये एमसीक्यू बेस बन के आता है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आ जाती है कि कोशिका के क्रियाकलापों को के रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए उसका नियंत्रण केंद्र कौन है, तो वहां पे आप आंसर को टिक करेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्र, यानी कि जो सेल है, सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला कौन है, तो आप कहेंगे उसका कंट्रोल सेंटर कौन है, न्यूक्लियस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू बेस भी सब कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाइए विदाउट एनी पेड क्लासेस। थैंक यू सो मच एवरीवन।